हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खानपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने कक्षा 9th विज्ञान विषय के अंदर जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है उससे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बल तथा गति के नियम मैं स्टार्ट किया हुआ हूँ, जिसमें मैंने बल आपको बता दिया बल क्या है और गति के नियम भी आप लोगों के सामने मैं बता चुका हूँ कि बल वह धक्का है कि चाहे जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की कोशिश करे बल कहलाता है। और गति के 3 नियम मैं तीनों नियम भी आपको बता चुका हूँ। पहले नियम को गति का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी और गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर दे। दूसरा नियम भी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर KMA, जहाँ K नियतांक है इसलिए यदि K का मान 1 हो तो F बराबर MA। और तीसरा नियम गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जिसको यदि किसी वस्तु पर यदि कोई वस्तु पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। ये तीनों नियम गति के नियम और बल मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब नया टॉपिक आता है संवेग। मान लीजिए कोई दो वस्तुएं, एक का द्रव्यमान m1 कम है और एक का द्रव्यमान ज्यादा है, दोनों गति की अवस्था में है। यदि हम उनको रोकेंगे तो जो जिसका वजन कम है उसको रोकने में हमें कम बल लगाना पड़ेगा और जिस वस्तु का वजन ज्यादा है उसको रोकने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और यदि दो वस्तुएं भिन्न भिन्न द्रव्यमान की हैं, एक का द्रव्यमान कम है एक का ज्यादा है, उनको हमें गति देनी है तो जो उसका वजन ज्यादा है तो उसको हमें गति देने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और जो कम वजन की वस्तु है उसको गति देने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि दो समान द्रव्यमान की जो वस्तु है यदि वे बिल्कुल विराम अवस्था में उनको हमें गति देनी है तो एक को ज्यादा गति देने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और कम गति करने के लिए उसको हमें कम बल लगाना पड़ेगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु का वेग यदि हमें परिवर्तन करना है तो उस पर लगाने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग पर। किसी वस्तु पर यदि उसकी गति की अवस्था में हमें परिवर्तन करना है तो दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 उस वस्तु के द्रव्यमान अर्थात वजन पर और उस वस्तु के वेग पर। यदि कोई दो समान द्रव्यमान की वस्तु दूर से दौड़ी चली आ रही है तो उनको रोकने के लिए हमें अलग अलग वेग से आ रही है तो उनको रोकने में भी हमें ज्यादा बल लगाना, कम स्पीड से आने वाली वस्तु को कम बल लगाना पड़ेगा, जो ज्यादा स्पीड से वस्तु आ रही है उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अर्थात वेग कम ज्यादा होने से भी हमारे बल पर प्रभाव पड़ता है और द्रव्यमान कम या ज्यादा होने पर भी वस्तु के उस पर प्रभाव पड़ता है, बल लगाने पर प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर और उसके वेग पर। इसी से हमारे संवेग की परिभाषा का उत्पन्न होता है। संवेग अर्थात मोमेंटम। जब किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग P कहते हैं। सिंपल से इसकी परिभाषा आप लोगों को याद करनी है। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग P कहते हैं। मान लिया किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा वेग v है, तब परिभाषा के अनुसार संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग अर्थात P बराबर m गुना v। संवेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या बनेगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, अर्थात इसका मात्रक बन गया हमारा संवेग का किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। क्लियर है बच्चों? तो इस संवेग की छोटी सी परिभाषा थी, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो किसी वस्तु का जो है वेग में जो परिवर्तन होता है अर्थात किसी वस्तु की गति में जो परिवर्तन होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर। इसी से हमारे संवेग की उत्पन्न हो। अब संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। अब ये टॉपिक आपका नया है, रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स। मान लीजिए एक वस्तु है, उसको हमने प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ किया और लगातार उसमें बराबर एक समान त्वरण उत्पन्न होते हुए वो वेग अंतिम वेग उसका v हो जाता है। तो संवेग के नियम अनुसार वस्तु का प्रारंभिक संवेग को हमने P1 कह दिया तो P1 बराबर द्रव्यमान गुना वेग अर्थात प्रारंभिक वेग P गुना u।
यू लिख दिया। और वस्तु का अंतिम संवेग उसको कह दिया हमने P2। तो क्या होगा उसका m तो द्रव्यमान तो सेम है, वही था जो पहले था, और उसका वेग अंतिम वेग हो गया v। तो P2 बराबर m गुना v, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे, उसी को हम संवेग परिवर्तन कहेंगे। तो डेल्टा P बोलेंगे उसको P2 माइनस P1। तो संवेग परिवर्तन की दर, अब इसको जो चेंज होने में त्वरण में इसमें अल्प समय लगा उसको डेल्टा टी कहते हैं। मान लीजिए उसको परिवर्तन होने में हमारा टी समय लगा, वेग के परिवर्तन होने में, तो संवेग परिवर्तन बराबर डेल्टा P2 माइनस P1। संवेग परिवर्तन की दर अर्थात टी से इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से, P2 माइनस P1 बराबर डेल्टा टी। P1 की वैल्यू रखती है और P2 की वैल्यू होती है, P2 की वैल्यू होती है m गुना v और P1 की वैल्यू होती है m गुना u। m दोनों में से कॉमन आ गया, डेल्टा इसको P2 माइनस P1 को डेल्टा P कहते हैं और डेल्टा T बराबर m कॉमन ले लिया v माइनस u बटे डेल्टा T। अब आप लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, v माइनस u बटे T को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो v और माइनस u बटे डेल्टा T के स्थान पर हमने a रख दिया, तो m गुना इस स्थान पर हमने क्या रख दिया, a रख दिया। तो डेल्टा P बटे डेल्टा T बराबर m गुना a, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब आप एक परिभाषा आपने और पढ़ी है, बल की परिभाषा भी पढ़ी है आपने, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण भी होता है, और संवेग परिवर्तन की दर भी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, और बल बराबर भी बल की परिभाषा से F बराबर m गुना a होता है। ये समीकरण नंबर 4 कहती है, अर्थात बल भी होता है और डेल्टा P बटे डेल्टा T भी बराबर m गुना a होता है। तो इसका मतलब क्या हो, समीकरण 3 की और 4 की तुलना कर दें, तो डेल्टा P बटे डेल्टा T बराबर m गुना a, m गुना a का स्थान पर हमने रख दिया f, तो डेल्टा P बटे डेल्टा T बराबर f। अर्थात क्या निष्कर्ष निकल के आया कि संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। ये आप लोगों को संवेग परिवर्तन और बल में संबंध आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो संवेग क्या है और संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध है, ये टॉपिक मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। यदि कोई दिक्कत हो तो आप पुनः मुझसे फोन करके या मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बच्चों, आप लोग जरा ध्यान से डेली थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहिए, तभी आप और हम दोनों मिलकर सफल हो सकते हैं, अन्यथा हमारी की हुई मेहनत सब बेकार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।